Hi guys, this is Samir Lauri and I'm your physics teacher and we are studying about chapter number 3 which is geometrical optics. उसमें कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, राइट। हमारा जो लास्ट टॉपिक थे वो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मुतालिक था। हम लोगों ने रिजॉल्विंग पावर को समझा, हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर को समझा। तो आज हम डियर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि टेलीस्कोप, व्हाट इज़ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये कैसा वर्क कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातें हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने फोकस रहना है, इसको समझने की कोशिश करनी है, ये बहुत आसान है, ठीक। अगर आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर याद है तो बिल्कुल जो टेलीस्कोप है इसका भी वही स्ट्रक्चर है। इसमें जो कुछ चेंजेस आएंगे वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा, राइट। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप है इसका स्ट्रक्चर एक है लेकिन वर्किंग जो है वो अलग अलग है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप से जो दूर के अजसाम होते हैं, राइट, उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसका जो इमेज है उसको हम हासिल करते हैं। अब दूर के अजसाम से क्या मुराद है? दूर के अजसाम से मुराद ये है कि हमारे ज़मीन से आउटसाइड यानी स्पेस में, खला में जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह मून है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ऐसे जो पार्टिकल हैं जो हमसे बहुत दूर है उनका इमेज करीब करीब हासिल करते हैं, उसको मैग्नीफाई करके उसको एनालाइज किया जाता है, राइट। तो अगर हमारे पास एक टेलीस्कोप हो उसको हम ज़मीन के ऊपर रखकर इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़मीन पर मौजूद जो चीज़ें हैं, दूर की चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको जब हम देखते हैं तो वो भी एक टेलीस्कोप ही होता है। हम बाइनोक्यूलर का भी यूज़ कर सकते हैं। बाइनोक्यूलर भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ज़मीन पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं जो हमसे काफ़ी फासले पर हैं उनको करीब लाते हैं और उनको देखा जाता है। तो टेलीस्कोप कई किस्म के बनाए जाते हैं, राइट। टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी होता है और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी है। मीन्स एक टेलीस्कोप रिफ्रैक्ट करेगा, दूसरा टेलीस्कोप रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इन दो वर्ड्स पर आप लोगों ने ध्यान देना है। एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है आने वाले ऑब्जेक्ट से, दूसरा है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी उस टेलीस्कोप में लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगा बल्कि रिफ्रैक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जिस टेलीस्कोप में रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा वहाँ पर मिरर नहीं होगा, राइट। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रिज्म होगा या लेंसेज होंगे, क्योंकि प्रिज्म भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और लेंसेज भी जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही होते हैं, ठीक। तो जहाँ पर हमें रिफ्रैक्ट करना होगा लाइट को वहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल का यूज़ करेंगे। उन ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम लोग लेंसेज या प्रिज्म का नाम देते हैं, ठीक। तो ज़मीन पर जो टेलीस्कोप यूज़ होता है रिफ्रैक्ट ही करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ज़मीन पर मौजूद दूर पड़ी हुई चीज़ों को जब हम उस टेलीस्कोप से देखते हैं तो उस टेलीस्कोप को टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप कहा जाता है, यानी ज़मीन पर मौजूद दूर पड़ी हुई चीज़ों को देखना, वो टेलीस्कोप टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप होता है। और जब हम ज़मीन से बाहर यानी खला में, मून है, प्लैनेट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं टेलीस्कोप से तो वो वाला टेलीस्कोप सेलेस्टियल टेलीस्कोप कहलाता है या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहलाता है, ठीक है। सेलेस्टियल बहुत बड़ा वर्ड है, आप इसे एस्ट्रोनॉमिकल ही समझे, राइट। तो टेलीस्कोप में क्या है, इसको फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इट इज यूज्ड टू लुक अप द फार ऑब्जेक्ट्स जो बहुत दूर होते हैं। अब अजसाम हमसे ज़मीन पर भी बहुत दूर होते हैं और ये ज़मीन से बाहर भी होते हैं। तो टेलीस्कोप जो है वो रिफ्रैक्टिंग भी होता है, रिफ्लेक्टिंग भी होता है, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। अब जाहिर सी बात है जहाँ पर हम रिफ्लेक्ट का ये वर्ड यूज़ करेंगे
वहाँ पर हो क्या होगा, मिरर्स लगे होंगे, यानी इस किस्म के टेलीस्कोप में मिरर्स लगे हैं। और जहाँ पर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन का, वहाँ पर आप जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, यानी लेंसेज हो सकते हैं और प्रिज्म हो सकता है, राइट। तो जो ज़मीन पर चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, राइट, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, यानी ये वो टेलीस्कोप है, ठीक है, जो ज़मीन पर पड़ी हुई दूर दूर की चीज़ों को करीब लाता है, उसको देखने के लिए ये वाला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ें उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को हम ज़मीन से बाहर की चीज़ों को भी देखने के लिए यूज़ करते हैं, राइट, तो उसको कहेंगे एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप। अब ये फार ऑब्जेक्ट होते हैं आउट ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट, राइट। अब वो क्या हो सकते हैं, उसमें मून हो सकता है, उसमें प्लैनेट्स हो सकते हैं, उसमें स्टार्स हो सकते हैं। आप सब जानते हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या है, ये सोलर डिब्रीज हैं, यानी वो ज़मीन के एनवायरमेंट से बाहर मौजूद होते हैं, खला में, स्पेस में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब हम देखते हैं टेलीस्कोप से, तो वो टेलीस्कोप फिर क्या कहलाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और जब ज़मीन के ऊपर हम किसी दूर पड़े हुए अजसाम को देखते हैं तो ऐसे टेलीस्कोप को फिर हम नाम देते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, राइट। इसे छोड़ते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। क्यों? क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को दिया गया है, हम उसको समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसका स्ट्रक्चर क्या है, मींस इसके अंदर कितने किस्म के लेंसेज यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से लेंसेज यूज़ किए गए हैं, ठीक है, हाई पीस का साइज़ क्या होगा और ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। और हम ये देखेंगे कि इमेज वो से आने वाली जो रेज होते हैं वो बहुत दूर होते हैं और उसे हमने पैरेलल करना है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि भाई जो रेज आते हैं वो पैरेलल होने चाहिए, वो स्ट्राइक करना चाहिए उसको अपर्चर पर, जो लेंस का अपर्चर है। तो वो रेज दूर से कैसे पैरेलल आएंगे, एक ये बात को समझेंगे। दूसरा हम ये समझेंगे कि वो जो इमेज बनेगा, एक दूसरा फाइनल इमेज बनेगा, वो कैसे बनता है, मैग्नीफाई कैसे होगा, ठीक है। तो आइए इस तमाम प्रोसेस को समझते हैं। इससे हमें ये समझ में आएगा कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो आखिर में काम किस तरीके से करता है, राइट। चलो मैं इसको यहाँ कोशिश करता हूँ ड्रा कर लूँ। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम दो लेंस रखेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारा दूसरा लेंस लेंगे, ठीक। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर फॉर द नेक्स्ट लेंस। चलो इसे थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। हमने ये बात की थी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा इसका फोकल लेंथ आई पीस के लेंस के फोकल लेंथ से ज़्यादा होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है वो कम था बनिस्बत आई पीस के फोकल लेंथ से। अब यहाँ पर स्ट्रेटजी ये अपनाई की है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है और जो आई पीस है इसका फोकल लेंथ कम है, राइट। अच्छा, यहाँ पर बुक्स में आप लोगों को ये मिलेगा। हम तो यहाँ पर दो रेस का यूज़ करते हैं जिससे हम डायग्राम लेते हैं। जब से हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट की है हम 2 रेस का ही इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर 3 रेस का भी आप लोग देखेंगे कि फिगर बना होगा। हम 4 भी ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस 1-2 थोड़ी होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमारा काम
2 रेज से चलता है, इसलिए मैं भी इस डायग्राम में 2 रेज का ही यूज करूंगा और वो रेज पैरेलल होंगे, राइट। ये ठीक है, यहां पर इसका FO होगा और यहां पर इसका FO, इधर FE एंड दिस इज FE। दिस इज प्रिंसिपल फोकस फॉर आईपीस, दिस इज प्रिंसिपल फोकस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आईपीस के लिए प्रिंसिपल फोकस हो सकता है। सेम पास लो पर हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, इस साइड पर भी नोमीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं गाइस, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ठीक। यहाँ रखने से इसका इमेज लेंगे। आप सब जानते हैं कि एक रे को हम यहाँ से पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से, राइट, ऐसे। तो पास होने के बाद ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। दूसरा रे पैरेलल लेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के। आप सब जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वो यहाँ से पैरेलल आकर प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ ताकि मुझे डायग्राम बनाने में आसानी हो जाए, राइट। इसको मैं ऐसे पास करता हूँ, ठीक। तो ये जाकर ऐसे मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें एक इमेज ऐसे मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसेस हो रहा है जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए किया था, राइट। उसका इमेज यहाँ प्रिंसिपल फोकस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में ही बना था। अब यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये इसके बहुत करीब बन गया। चले, अपनी आसानी के लिए मैं इसको यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, थोड़ा साइड पर कर लेता हूँ। अब आप सब जानते हैं कि एक रे को हम यहाँ पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर में से वो ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ठीक। और दूसरा रे जो पैरेलल आएगा वो ऐसे आकर इसमें से सीधा चला जाएगा, ये ऐसे पैरेलल और ऐसे जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये डायग्राम यहाँ पर मैंने थोड़ा कम बनाया है, चले इसे दोबारा बना लेते हैं। 9 मीटर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ऐसे, और ये भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, सिर्फ ये इसलिए ताकि ये आपको थोड़ा वो नज़र आ जाए कि ये पैरेलल है, ठीक। चलिए बस सिर्फ इसको थोड़ा कट करके डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव लेंस रखते हैं यहाँ पर, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस और ये इसका प्रिंसिपल फोकस। दिस इज प्रिंसिपल फोकस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पर हम FE और यहाँ पर लेते हैं ये FO एंड दिस इज FE, राइट, दिस इज FO। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज को रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को, उससे एक रे तो ऐसे आकर इसमें से ऐसे पास हो जाएगा, दूसरा रे ऐसे आकर इसमें से ऐसे गुजर जाएगा, राइट, और यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसेस हो रहा है जो हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए किया था, राइट। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये इमेज ऐसे बना था, तो यहाँ पर भी ये बनेगा और ये ऐसे रे हम लेंगे जो O से गुजारेंगे और एक पैरेलल लेंगे जो इसके प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाएगा। अब दोनों डाइवर्जेंट रेज हैं, ठीक। इसे एक्सटेंड करके इसका बड़ा सा इमेज लेते हैं ऐसे, ये इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, राइट। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि टेलीस्कोप को तो हम लोग जो खला में ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रे आ रही हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसके
जो फिगर है ये आपने ऐसे क्यों बनाया, ठीक। इसे जस्ट आपको समझाने की खातिर मैंने यहाँ पर रखा कि ये सारा जो काम था वो उसमें हो रहा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, राइट। चलो ठीक है, वासिर भाई इसको भी कट करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये डायग्राम सही है, डायग्राम थोड़ा मसला कर रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो सही, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, इसको कट करते हैं। चलो ठीक है भाई। तो जो हमारा ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा टेलीस्कोप है उसमें कितने लेंसेज यूज़ हुए हैं, किस टाइप का लेंस यूज़ हुआ है, और उसमें छोटा बड़ा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कैसा है, जो हमारा आईपीस है उसका फोकल लेंथ कैसा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं, राइट। और वो वर्किंग कैसे करता है। आपको ये महसूस होगा जब हम इसको ड्रा करेंगे कि ये बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके वर्किंग के साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंटायरली डिफरेंट काम करता है। वो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसको हम छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं, उसका हाईली मैग्नीफाइड इमेज लेते हैं। जबकि टेलीस्कोप जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो जो है असल में जो अजरा में फल्की होते हैं या जो ज़मीन के एनवायरनमेंट से बाहर खला में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, जिस तरह मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, उनका इमेज लेते हैं और उनको एनालाइज किया जाता है, उसको मैग्नीफाई किया जाता है, राइट। तो आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस रखते हैं, ठीक गाइस। अब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको ज़्यादा रखा जाता है बनिस्बत आईपीस के, राइट। एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। आपको अगर छोटा नज़र आ रहा है भाई, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दोनों में थोड़ा सा फर्क नज़र आ जाए। ये बड़ा है फोकल लेंथ के लिहाज से और ये छोटा है इसका फोकल लेंथ। अब यहाँ पर इसका ये FE और इधर भी FE लेंगे, इसका प्रिंसिपल फोकस FO और यहाँ पर भी FO ही होगा और यहाँ पर FE रखेंगे, राइट। अब पैरेलल रेज आएंगे, राइट। पैरेलल रेज आएंगे और वो स्ट्राइक करेंगे ऐसे एक रे। अच्छा, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा था, उससे रेज को इमर्ज किया था, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम दूर से जो मून है वो तो बहुत काफ़ी डिस्टेंस पर होता है, ठीक। मून बहुत दूर होता है, उससे रेज आती है, जब वो यहाँ तक पहुँच जाती है, हमारी आंखों में पड़ती है तो वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि सपोज मून है, बहुत दूर है, उससे रे आ रही है, रे जो है आकर यहाँ पर पैरेलल हो जाती है, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि ये अगर हमारा सन है, ठीक, इससे जो रे निकलती है ऐसे एक एंगल पर निकलती है, जब वो बहुत दूर तक जाती है, 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 तो वो एक वक्त ऐसा आएगा, यानी ज़मीन पर जो हमें मिलती है वो ऐसे पैरेलल रेज होती है। आप सन के करीब जाएंगे, वो एक एंगल पर होंगे, एक पॉइंट से निकलते होंगे, लेकिन जब ये बहुत दूर तक ट्रेवल करती है रेस, तो फिर वो रे पैरेलल हो जाती है। तो दूर से आने वाले जो रेज होते हैं, दूर के अजसाम, जिस तरह मून है और जो स्टार्स हैं, इससे जो रेज आ रही होती है, सन है हमारा, वो ज़मीन तक पहुँचते पहुँचे वो काफ़ी हद तक पैरेलल हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसके करीब जाएंगे सन के, तो फिर वो पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, वो एक एंगल पर होंगे, लेकिन ज़मीन पर पहुँचने के बाद वो पैरेलल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये समझूंगा, ठीक है, कि मून का अगर हम यहाँ पर इमेज लेना चाहते हैं, तो मून से जो रेज आ रही है वो हमारी ज़मीन पर, हम ये टेलीस्कोप रखे हैं हम लोगों ने, तो इस पर जो रेज मून से पड़ेंगे वो पैरेलल पड़ेंगे, ठीक। ये बहुत आसान कंसेप्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रे यहाँ पर एंगल बनाती है, वहाँ जाकर पैरेलल हो जाती है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सन के करीब जाएंगे, एंगल बनाएंगे, बहुत दूर ट्रेवल करने के बाद ये रेस पैरेलल हो जाते हैं।
तो यहाँ पर मैं पैरेलल रे समझता हूँ। सपोज हमें अगर मून का स्ट्रक्चर चाहिए तो इससे इस टेलीस्कोप पर पड़ने वाली जो रेज है मून के वो पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पैरेलल रे लूँगा, ठीक है। एक रे ये लूँगा कि ऐसे पैरेलल रे आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास होके ऐसे चली गई, ठीक, ये ऐसे चली गई, राइट। और दूसरी जो पैरेलल रे है वो ऐसे आई, स्ट्राइक किया और ऐसे चली गई, ठीक। और इमेज यहाँ बना लिया। इसको आप लोग ऐसे समझे, ठीक। ये इमेज बन गया, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, मैंने इसको प्रिंसिपल फोकस में से नहीं गुजारा, क्यों? ठीक, इसे समझो। अब जब हम लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रे लेते हैं, हमें मालूम है रूल के मुताबिक वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी। लेकिन ये जो रे आ रही है ये आपस में तो पैरेलल है, राइट, आपस में पैरेलल है, लेकिन इस प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल नहीं है, राइट। ये ऐसे ट्रांसमिट हो गया, ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो गया। अब ये जो है ये आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में नहीं है, इसके साथ एंगल बना रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्ट होके ये लाजमी नहीं है कि प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाए, ठीक है। वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से पास हो सकती है। तो ये पास होने के बाद यहाँ पर इमेज बनाएगा, राइट। अब ये इमेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम वही प्रोसेस करते हैं। अब ये जो इमेज बनेगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा इस आई पीस के लिए, राइट। हम कहेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस FE और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखा है। तो आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आता है उसका एक बड़ा सा इमेज बनता है, राइट। हम इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। और दूसरा रे पैरेलल पास करके आप जानते हैं कि वो इसमें से पास होगा प्रिंसिपल फोकस में से, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से पास होने के बाद हम इमेज लेना चाहते हैं, ये इमेज हमें मैग्नीफाई मिलेगा, ठीक है, ऐसे बहुत बड़ा इमेज मिलेगा, ठीक। ये यहाँ पर, अच्छा एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ये इमेज प्रिंसिपल फोकस पर भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद में भी हो सकता है। क्यों? पहली वाली बात है जो हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पढ़ा था, उसमें क्या था कि हम ये जो आई पीस है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, दिस इज मूवेबल, ठीक है, वाइल दिस इज फिक्स्ड। हम उसको एडजस्ट करके आगे पीछे मूव करके इस इमेज को आगे पीछे कर सकते हैं। तो मकसद बताने का क्या है कि जो रेज आती है, पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, वो आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक। अब ये लाजमी नहीं कि इसके साथ पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक रे तो हमने सेंटर से पास किया, वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ऐसे पास हो जाएगा। दूसरा रे यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, लाजमी बात है, यह ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही रिफ्रैक्ट करेगा और वो लाजमी नहीं कि प्रिंसिपल फोकस में से पास हो, यहाँ पर किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है और इसको क्रॉस करके एक रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल इमेज है टेलीस्कोप से वो ये बनेगा, दिस इज आवर फाइनल इमेज। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका जो साइज है इससे बड़ा है। अब ये इसका जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो ग्रेटर है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस से, ठीक। तो ये टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें दो बाई कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया है, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, अदर इज कॉल्ड आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ ज्यादा है बनिस्बत आई पीस के लेंस के फोकल लेंथ के। अब पैरेलल रेज बहुत दूर से आ रही है, ये मून है, ठीक है, मून बहुत दूर है, उससे जो एक एंगल पर रेज निकलती है यहाँ कर वो तकरीबन वो पैरेलल हो जाते हैं। मैंने इसको ऐसे पास किया, ठीक है। तो ये वर्किंग है टेलीस्कोप का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो ह्यूमन आई से मुतालिक होगा कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो वर्किंग कैसे करता है, राइट, उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को पढ़ने के बाद ह्यूमन आई।
और याद रखिए ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, राइट, यानी इंसानी आंख। देखिए इंसानी आंख को अल्लाह ताला ने ट्रांसपेरेंट बनाए हैं, क्यों? ताकि इस पर पड़ने वाली जो रेज है वो रिफ्रैक्ट हो जाए और उसका इमेज हमारे रेटिना पर बन जाए, ठीक है। हम आम जिंदगी में जब ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो इंसानी जिस्म में 5 किस्म के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी हम आंखों से रोशनी की मदद से ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब उस पर रोशनी पड़ती है तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। मींस एक जिस्म पर अगर लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो हमारे आंखों में आती है तो फिर इस चीज़ का इमेज हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम स्किन की मदद से चीज़ों को छूकर ये पता लगा सकते हैं कि वो नरम है या सख्त है, गर्म है या ठंडा है, ठीक है। ये दूसरा हिस्स है, यानी दूसरा हमारा सेंस ऑर्गन है। तीसरा सेंस ऑर्गन क्या है? हमारा नोज़ है, वो स्मेल कर सकता है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, ऐसे। और जो चौथा है वो है हमारा एयर यानी कान, उनकी मदद से हम साउंड एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह जो हमारा टंग है यानी ज़बान, उनकी मदद से हम टेस्ट को मालूम कर सकते हैं कि ये अच्छा टेस्ट है या बुरा टेस्ट है। तो हमारा काम जो है पांचों में से आंख के साथ है। जो ह्यूमन आई है यानी वो लाइट को सेंस करता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, आइए इसे देखते हैं। ह्यूमन आई को देखते हैं। ह्यूमन आई असल में एक कैविटी में एक छोटा सा स्फीयर होता है जो मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें एक लेंस भी लगी होती है, उसमें एक बंद होता है कैविटी में, ये एक स्फीयर बंद होता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम उसको बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी। हम सिर्फ फिजिक्स की हद तक देखेंगे कि आँख में फिजिक्स कैसा काम करता है, वो हम लोग इसको देखेंगे। इसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये इंसानी आँख है, इसे सामने देखेंगे तो ये होगा, ठीक। और इसे जब साइड पर देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा। अब साइड पर देखने के बाद जब हम उसको ऐसे कट करते हैं दरमियान से, तो अंदर की चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं। तो इसको यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, राइट, ऐसे। ये सैलरी मसल्स है और इसके साथ एक लेंस अटैच होता है, ठीक है। ये हमारा सैलरी मसल्स है, ये लेंस है यहाँ पर। चलो इससे मुख्तलिफ कलर से मैं ड्रा करूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये हमारा, आप दूसरा हिस्सा समझे, इसे नाम देते हैं, मसला नहीं है। ये इंसानी आंख है। जब इसे हम साइड पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला जो आपको जेली नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट जेली है, ठीक है, बिल्कुल पतला सा ये ट्रांसपेरेंट जेली है। इसे कॉर्निया का नाम दिया जाता है, ठीक है, दिस इज कॉर्निया, ठीक। ये वाले जो पट्टे आप देख रहे हैं मसल्स के, ये असल में आयरस है, इसका नाम आयरस है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, दीज आर सिलियरी मसल्स, ये सैलरी मसल्स हैं, ये भी वही है, ठीक है। ये असल में आँख का लेंस होता है। यहाँ पर लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को विट्रस ह्यूमर का नाम दिया जाता है, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। गाइस यहाँ पर भी लिक्विड पाया जाता है, उसको एक्वस ह्यूमर का नाम दिया जाता है, राइट। ये भी लिक्विड है। देखिए इंसानी आँख जो है वो, देखो यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है, ये ट्रांसपेरेंट लेंस है, तो सारा देखो ट्रांसपेरेंट है। कॉर्निया भी ट्रांसपेरेंट ही होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि लाइट आकर इसमें रिफ्लेक्ट हो जाए और वो एक पॉइंट पर जाकर इमेज को बना सके। जिस पॉइंट पर इमेज बनाता है उस पॉइंट को नाम दिया जाता है रेटिना का, राइट। ये ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा रेटिना है, ये वाला पॉइंट, ठीक। ये जो है
ऑप्टिक नर्व है, और यहाँ पर फिर ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है। चल इसे समझते हैं, ठीक है। ये जो आपको उबार नजर आ रहा है, दिस इज कॉर्निया, ठीक। जो आंख का सफेद हिस्सा होता है वो कॉर्निया है। सफेद हिस्सा सबने देखा है, सबके आंखों में होता है, उसको आप कॉर्निया का नाम दें, ठीक। ये कॉर्निया है। चलिए भाई, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर लिक्विड, ये दूसरा लेयर है, ठीक है। पहला है कॉर्निया, दूसरा आंख का ये वाला जो खाली हिस्सा होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है, उसको एक्वस ह्यूमर का नाम दिया जाता है, ठीक। फिर ये वाला हिस्सा आ जाता है, ये क्या चीज़ है भाई, इसको आइरस कहते हैं। अब आइरस क्या वाला है, आपने आंखों में देखा होगा, ठीक है, दरमियान में ब्लैक डॉट होता है, उसको प्यूपिल का नाम दिया जाता है। और डॉट के अराउंड ऐसा कलरफुल एक एरिया पाया जाता है, उस कलरफुल एरिया को क्या कहते हैं, आइरिस कहा जाता है, ठीक है। और वो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होता है। तो ये जो कलरफुल है एरिया है उसको आइरिस कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर वो तो गोल होता है और मोटा भी होता है, दरमियान ब्लैक स्पॉट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ पट्टे नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में बताया कि हम आंख को ऐसे सामने रखेंगे, उसको दरमियान से कट करेंगे, नहीं उसका साइड व्यू देखेंगे, ठीक है। हम आंख को साइड से देख रहे हैं, हम सामने से नहीं देखेंगे। जब हम सामने से देखेंगे तो फिर आंख जो है आपको ऐसे नजर आएगा कि ये ब्लैक स्पॉट होगा और इसके अराउंड ऐसे ये आइरस होगा। अब ये सारा जो है आइरस है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है आइरस है, और दरमियान में ये स्पॉट जो नजर आएगा ये प्यूपिल है, ठीक। लेकिन ये वाला सारा एरिया क्या है, दिस इज आइरस। ये कब, जब हम सामने से देखेंगे, सामने से फिर ये आपको आंख ऐसे नजर आएगा, ये आपका कॉर्निया होगा, ठीक। लेकिन हम आंख को सामने से नहीं देख रहे, टॉप व्यू नहीं है, ये ज़हन में रखें, हम उसको साइड से देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए, ये आप सामने से देख रहे हैं टॉप व्यू मेरे हाथ का, लेकिन मैं इसको ऐसे मूव करूंगा तो आप साइड व्यू देखेंगे। अब साइड व्यू से आपको ये वाली चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बल्कि साइड व्यू ही नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आंख का फ्रंट टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है, इसलिए आइरिस जो आपको पट्टों की शक्ल में नज़र आएगा, ठीक। अब ये जो है हमारा सेलरी मसल्स है और ये हमारा लेंस है, यहाँ पर रेटिना है, ये जो है हमारा ऑप्टिकल नर्व्स हैं। अब इसमें इमेज कैसे बनेगा, ठीक। इमेज बड़ा आसान है, यहाँ से पैरेलल रेज आएंगे ऐसे, और वो पैरेलल रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इधर एंगल बनाते हैं, ठीक है, ऐसे रिफ्रैक्ट होके, ठीक, एंगल बनाते हैं। मैं सारे रेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो सारी के सारी रेस जो आ रही है पैरेलल रेस, वो आंख पर यहाँ से गुजरती हैं, फिर एक्वस हैमर से गुजरते हैं, फिर ये हमारी आंख के लेंस पर पड़ती है। लेंस क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट है और ये रेस को रिफ्लेक्ट करेंगे, दीज आर रिफ्लेक्टेड रेस, और रेटिना पर जाकर हमारा इमेज बनेगा, ठीक। एक बात याद रखें, जो इमेज होगा, सपोज यहाँ पर इमेज ये है, तो इमेज यहाँ पर ऐसे बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। फिर ब्रेन जाकर इसको मजीद उल्टा करता है, इसको ऐसे सीधा बना लेता है। सपोज ये हमारा ब्रेन है, ठीक, तो ब्रेन फिर इस इमेज को सीधा करता है और उसको समझते हैं। जब पैरेलल रेज आते हैं तो वो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इस रेटिना पर इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज। फिर ऑप्टिक नर्व की मदद से सिग्नल जाएगा ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन फिर इस इमेज को सीधा करता है और इसको समझता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से होता है। अब ये जो सेलरी मसल्स है, सेलरी मसल्स क्या करते हैं, सेलरी मसल्स की मदद से आंख का जो लेंस है वो छोटा बड़ा, मोटा या ऐसे पतला हो सकता है। यानी सेलरी मसल्स ऐसे ऊपर की तरफ खींच जाते हैं तो ये जो लेंस है ये ऐसा एलिंगेटेड हो जाता है, ऐसा पतला हो जाता है।
फिर जब ये ऐसे प्रेस करता है इसको, तो फिर ये जो हमारा लेंस है आंख का वो छोटा हो जाता है, राइट। छोटा होने से क्या होगा, वो मोटा हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो मोटा लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कम होता है, पावर ज़्यादा होता है। जो एलोंगेटेड होता है यानी पतला लेंस होता है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा लेकिन पावर कम होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारा पावर और फोकल लेंथ है एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है, P = 1/f, राइट। तो कहीं पर हमें लेंस को पतला करना पड़ता है, कहीं पर ये छोटा करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे में फोकल लेंथ चेंज होता रहता है। तो ये हमारी आंख का स्ट्रक्चर है, इसमें ये कुछ चीज़ें मौजूद हैं। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे हैं। इसमें लाइट रे आएगी, स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पे इमेज बनेगा, ठीक। क्लियर इमेज लेने के लिए एक नॉर्मल आंख को कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए ताकि क्लियर इमेज बन जाए, ठीक है। वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक। ये आंख से अगर 25 सेंटीमीटर के फासले पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो नॉर्मल आंख उसका इमेज रेटिना पर बनाएगा और क्लियर इमेज हमें समझ में आ जाता है, ठीक। ये किसके लिए होगा? ये एक नॉर्मल आई के लिए होता है, सॉरी, एक नॉर्मल आंख के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है आंख से वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन होगा किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो 25 सेंटीमीटर होगा फॉर द नॉर्मल आई। और जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को कितना दूर होना चाहिए कि उसका बिल्कुल सही इमेज हमारा रेटिना पर बन जाए, ठीक है। और वो है इन्फिनिटी, ठीक है। जो दूर का डिस्टेंस है वो है इन्फिनिटी, यानी एक नॉर्मल आई जो है वो इन्फिनिटी पर रखे गए जिस्म को, यानी इन्फिनिटी से मुराद बहुत ज़्यादा फासले पर रखे गए जिस्म को एक नॉर्मल आई देख सकता है, यानी उसका जो इमेज है रेटिना पर ही बनेगा, इससे पहले या इसके बाद नहीं बनेगा। बिल्कुल जाकर रेटिना पर बनेगा उसका इमेज, बहुत बड़े फासले पर रखे गए जिस्म। जिस तरह मून को हम देखते हैं तो उसका इमेज हमारे रेटिना पर सही बनता है, इसीलिए तो हमें सही समझ में आ जाता है, ठीक है। या दूर के अगर एक बड़ा सा मैदान है उसमें दूर एक डिस्टेंस पर दरख्त है तो उस दरख्त का सही इमेज हमें समझ आता है, ठीक है। वो इसलिए समझ में आता है सही इमेज क्योंकि वो इन्फिनिटी पर है और उसका इमेज जो है वो रेटिना पर बनता है, राइट। वो ब्लर्ड नहीं होगा। अब अगर इमेज सही नज़र ना बने, इमेज ना बने सही, तो वो जिस्म कैसे नज़र आएगा? वो जिस्म जो है वो फिर ब्लर्ड नज़र आ जाता है, ठीक है। तो रेटिना पर इन्फिनिटी पर रखे गए जिस्म का इमेज बनता है और अगर हम करीब लाते आँख के करीब लाते ऑब्जेक्ट को तो कितना करीब लाएंगे? 25 सेंटीमीटर तक करीब लाएंगे तो इमेज बन जाता है। अब 25 सेंटीमीटर से अगर और कम कर दे, यानी 20 सेंटीमीटर पर एक जिस्म को नॉर्मल आँख के सामने रखेंगे तो फिर वो आपको क्लियर इमेज नहीं देगा, बल्कि वो ऑब्जेक्ट जो है आपको ब्लर नज़र आ जाएगा, ठीक है। वो आपको सही नज़र नहीं आएगा क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो एक नॉर्मल आई के लिए कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक। और जो फार डिस्टेंस है क्लियर इमेज देखने के लिए वो नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी पर है, यानी बहुत ज़्यादा फासले पर है, ठीक है। अब अगर आंख में डिफेक्ट हो यानी आंख कमज़ोर हो जाए तो फिर वो कितने फासले पर? वो फिर 25 सेंटीमीटर पर इमेज को सही नहीं देख सकेगा, ठीक है। कुछ लोग इमेज को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा करते हैं, 50 सेंटीमीटर पर रखते हैं, तब उसको सही क्लियर इमेज नज़र आता है। कुछ लोग जो है उसको उसके बीच में करते हैं, 25 और 50 के बीच में, उसको नज़र आ जाता है। कुछ लोग बहुत करीब से देखते हैं, उसको सही इमेज नज़र आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफेक्ट की वजह से हो जाती है, यानी आँख में एक डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स इंसान को दरपेश होते हैं, यानी इमेज जो है वो ब्लर्ड नज़र आएगा, सही नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो डिफेक्ट के कुछ टाइप्स होते हैं
डिफेक्ट्स ऑफ आई। डिफेक्ट्स ऑफ आई, उसमें पहला है नियर साइटेडनेस, ठीक है। दूसरा है फार साइटेडनेस, इसको माइओपिया भी कहते हैं, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके दूसरे नाम है, ठीक है। ये माइओपिया और ये हाइपरमेट्रोपिया आपको बुक्स में मिलेंगे, राइट। अब नियर साइटेडनेस क्या है? नियर साइटेडनेस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि इमेज ब्लर्ड हो जाता है। फार साइटेडनेस में भी इमेज ब्लर्ड हो जाता है, जबकि नॉर्मल में क्या होता है, इमेज क्लियर बनता है। अब नियर साइटेडनेस में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर ये हमारा आंख है, सपोज ये इसके सैलरी मसल्स हैं और ये इसका लेंस है। नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि करीब की चीज़ें तो आदमी को नज़र आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो दूर की चीज़ों को सही नहीं देख सकता। यानी वो दूर की चीज़ों को जब देखता है, यानी 25 सेंटीमीटर से परे जब वो देखता है तो चीज़ें उसको ब्लर नज़र आते हैं, ठीक। लेकिन जब वो करीब करता है तो करीब में चीज़ें उसको सही नज़र आ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो रेज आती हैं, पैरेलल रेज आँख में पड़ती है, राइट, वो फोकस हो जाती है रेटिना से पहले। क्लियर इमेज कब नजर आएगा? जब इमेज रेटिना पर बनेगा, लेकिन रेटिना से पहले जब इमेज बनता है तो उसको दूर की चीज़ें सही दिखाई नहीं देगा। ऐसे आंख जो दूर की चीज़ों को सही नहीं देख सकता, असल में क्या होता है, उस आंख के साथ ये होता है कि जो रेज ऑफ लाइट है रिफ्रैक्शन के बाद वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इस आंख के लेंस में डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हमें रेज को डाइवर्ज करना पड़ेगा ताकि वो दूर जाकर कन्वर्ज हो जाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एक बाइकॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाइकॉन्केव लेंस का यूज़ करने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इधर इमेज को बनाएगा, राइट। यानी जो रेज हैं वो जब इस पर पड़ती है, इससे पर पड़ने से पहले बाइकॉन्केव लेंस पर पड़ेंगे, इससे रेज थोड़े डाइवर्ज होंगे, डाइवर्ज होने के बाद वो दूर जाकर रेटिना पर बनेगा। इस निक्स को ऐसे ख़त्म किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइकॉन्केव लेंस। तो हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स कि डिफेक्ट्स ऑफ आइज दो किस्म के होते हैं, ठीक है, जो आपके कोर्स में है। एक है माइओपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस। यानी शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है या नियर साइटेडनेस में क्या होता है, उसमें ये होता है कि करीब की चीज़ें तो नज़र आ जाती है लेकिन दूर पड़ी हुई चीज़ें सही नज़र नहीं आती है। फिर इसका हम लोगों ने सबब देखा, ये किस कारण होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती है। अब इसको दूर हमने कन्वर्ज करना है। आप सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्केव लेंस क्या है, वो रेज को डाइवर्ज करती है, वो डाइवर्ज करने के बाद दूर फिर फोकस हो जाती है यहाँ इस लेंस से गुजरने के बाद, ठीक। अब दूसरा जो डिफेक्ट है वो है फार साइटेडनेस। दूसरा डिफेक्ट जो है वो फार साइटेडनेस का होगा। फार साइटेडनेस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको चलो यहाँ पर समझते हैं। इसको थोड़ा मैं साफ करता हूँ ऐसे। डियर स्टूडेंट्स, फार साइटेडनेस में क्या होता है, राइट, इसमें दूर की चीज़ें तो आदमी को सही दिखाई देते हैं, क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन करीब की चीज़ें उसको सही दिखाई नहीं देते हैं, ठीक। इसका फिर क्या वजह हो सकता है, इसका वजह ये हो सकता है कि जो लाइट रेज आंख के लेंस से पास होने के बाद वो जब रिफ्रैक्ट होती है तो वो जाकर रेटिना के बाद कन्वर्ज हो जाती है, ठीक। इसलिए उसको
दूर की चीज़ें सही दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें सही दिखाई नहीं देते हैं। चलिए इसे इसको यहाँ ऐसे समझते हैं, ठीक है। ऐसे ये हमारे सेलरी मसल्स हैं, ये हमारा आंख का लेंस है, ठीक। और यहाँ पर जो पैरेलल रेज आ रहे हैं ये पैरेलल रेज, ठीक, ये ऐसे फोकस हो जाती है दूर जाकर रेटिना के बाद। तो इसलिए उसको दूर की चीज़ें तो सही दिखाई देती हैं लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो दिखाई सही नहीं देती, वो ब्लर्ड हो जाता है, ठीक है, इमेज। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बाई कन्वेक्स लेंस को लगा लेते हैं। बाई कन्वेक्स लेंस इसकी पावर को ज़्यादा करता है, ठीक है। हम बाई कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे तो बाई कन्वेक्स लेंस इसके इस रेज को थोड़ा इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट करती है, ठीक। ऐसे रिफ्रैक्ट करने के बाद ये क्या करता है, ऐसे इमेज को रेटिना पर बना लेता है। यानी इस लेंस की जो रिफ्रैक्टिंग पावर है उसको थोड़ा ज़्यादा करता है। तो जब ये मज़ीद रिफ्रैक्ट होंगे ऐसे तो इमेज जाकर रेटिना पर बनेगा। इस डिफेक्ट को ऐसे ख़त्म किया जाता है, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने डिफेक्ट ऑफ आइज के बारे में पढ़ा, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में क्या होता है, जो दूर की चीज़ें हैं वो सही तौर पर नज़र आते हैं, वाज़े नज़र आते हैं, लेकिन जो करीब की चीज़ें होती हैं वो वाज़े नज़र नहीं आते हैं। हमने फिर इसका वजह ढूंढा, ठीक है, कि जो नियर रखी हुई चीज़ें हैं वो सही क्यों नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि आंख का लेंस जो है वो करीब की चीज़ों को जब देखता है तो उसका इमेज रेटिना के बाद बनाता है। हमें इमेज रेटिना पर चाहिए तो इसके पावर को ज़्यादा करने के लिए हमने बाई कन्वेक्स लेंस लगाया। दोनों कन्वेक्स लेंस मिलकर क्या करते हैं, इसके रेज को मज़ीद रिफ्रैक्ट करते हैं तो वो रेटिना पर जाकर इमेज बना लेता है, ठीक है। तो ये हमारा फार साइटेडनेस था, ठीक। अब सवाल ये आता है कि ये डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, ठीक है। ये डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, ये डिफेक्ट्स ड्यू टू एकोमोडेशन आते हैं, ठीक है। व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन एक वर्ड है, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है, उर्दू में से हम आहंगी कहते हैं, ठीक। यानी कैसे, देखिए, अगर हम चाहते हैं एक क्वांटिटी में अगर चेंज आ जाए और वो चेंज अफेक्ट ना करे उस ऑब्जेक्ट को, तो उसके साथ हम दूसरी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, या यानी रेशियो को फिक्स रखते हैं। ये फिजिक्स में किया जाता है, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने स्नेल लॉ को पढ़ा था, स्नेल लॉ में हमने क्या किया था कि जो रेशियो होता है सेम मीडियम में, अगर हम डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टेड एंगल बनते थे। हमने तमाम इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को देखा था, उसका रेशियो लिया था, तो हमने देखा था कि ओवरऑल रेशियो सेम रहा था। यानी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके रिस्पेक्ट में एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बन रहा था, ठीक है, रिफ्रैक्शन बन रहा था, तो दोनों का रेशियो लिया था। सपोज वो 5 आया था, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, उसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा था, फिर उसका रेशियो लिया था, वो भी 5 आया था। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसके साथ बढ़ रहा है, ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, रेशियो जो सेम रहता है। इसको कहते हैं हम आहंगी या अकोमोडेशन। बिल्कुल आंख के लेंस के साथ भी यही होता है, ठीक है। आंख का लेंस जब इसमें थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है वक्त गुजरने के बाद, नौजवानों में ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, ठीक है, माँ से कुछ के, ठीक है, अक्सर जो है ये प्रॉब्लम जो है वो उम्र के बढ़ने के साथ आता है। तो जब एकोमोडेशन सही नहीं होता है तो उससे ये डिफेक्ट्स आ जाते हैं। अब एकोमोडेशंस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने समझना है। जब हम दूर को चीज़ को रखते हैं फिर उसको करीब लाते हैं, फिर उसको करीब लाते हैं, फिर उसको और दूर ले जाते हैं, इससे क्या होता है, जिस तरह हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस में पढ़ा था, हमने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ज़्यादा किया था, एक इमेज बना था एक पॉइंट पर, फिर उसको कम किया था, इमेज
पोजीशन तब्दील कर रहा था, फिर उसको और करीब किया था, ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब किया था, तो जो इमेज थी उसकी पोजीशन बदलती जा रही थी, यानी फोकल लेंथ चेंज होता जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी फोकल लेंथ होता है। ये लेंस है तो उसका फोकल लेंथ होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ होगा इसका। जब हम ऑब्जेक्ट को करीब लाते हैं तो ये जो है आंख खुद ब खुद इस कन्वेक्स लेंस को बढ़ाकर, ऐसे बढ़ाकर या छोटा करके सैलरी मसल्स की मदद से, जब ये बड़ा या छोटा होता है तो इसके साथ साथ क्या होता है, इसका फोकल लेंथ भी एडजस्ट होता रहता है। ठीक, अब ये फोकल लेंथ ऐसा एडजस्ट करता है कि इमेज, ऑब्जेक्ट चाहे इसके करीब आ हो या दूर जा रहा हो, हम इसके करीब करते हैं दूर करते हैं, ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। ऐसा एडजस्ट करता है डियर स्टूडेंट्स कि इमेज रेटिना पर बन जाए। ठीक है, इमेज रेटिना पर ही बन जाए। अब ये जो एडजस्टमेंट है फोकल लेंथ का, ठीक है, इस इमेज के साथ, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट को सपोज ये लेंस है, हमारी आंख है, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो ये मुझे सही नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे आंख ऐसा एडजस्ट हुआ है कि इसका इमेज सही मेरे रेटिना पर जाकर बन रहा है, क्योंकि अगर ये रेटिना पर ना बने तो फिर ये ब्लर्ड नज़र आएगा। मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, इसलिए जो इमेज है वो रेटिना पर जाकर बनता है। जब इसको मैं पीछे करता हूँ, डिस्टेंस बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि हमारी आंख का जो लेंस है वो भी अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है कि फोकल लेंथ यानी जो रेज है वो जाकर रेटिना पर बन जाए। ठीक है, फिर उसको और करीब लाते हैं तो फिर आंख का जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, फिर जाकर ये जो रेज है यहाँ से निकलती है उसको ऐसा एडजस्ट करती है कि कन्वर्जिंग लेंस जो है वो रेटिना पर जाकर कन्वर्ज हो जाए। ठीक है, तो आंख की लेंस का फोकल लेंथ का एडजस्ट करना, ठीक है, कि इमेज रेटिना पर बन जाए, ऑब्जेक्ट चाहे जहां पर भी हो, इस प्रोसेस को कहते हैं हम आहंगी या एकोमोडेशन। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ आई to adjust the focal length so that the image is found at retina. This is known as accommodation. Accommodation power of eye या accommodation power of optical instrument. ठीक है, तो ये हमारा आंख जो है वो ऑटो फोकस है, यानी वो खुद ब खुद क्या करता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के चेंज होने से इमेज को वो रेटिना पर बना लेते हैं, यानी वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता रहता है, खुद ब खुद करता है। दिस इज नेचुरल। ठीक है, इसको हम पावर एकोमोडेशन कहते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब हम बाई कन्वेक्स लेंस को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक लेंस था, उसका जो फोकल लेंथ था वो फिक्स था। ठीक, लेकिन हमारे जो लेंस है इसका फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है, तो याद रखें एक बात को, जो हमारी आंख है उसका जो लेंस है, हमारी आंख का जो लेंस है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वो एडजस्ट हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, वो एलोंगेट भी हो सकता है, उसको हम एलोंगेट भी कर सकते हैं, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैलरी मसल्स। जबकि यानी इसका फोकल लेंथ जो है वो चेंजेबल है। जो आम बाई कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं वो ग्लास से बना होता है। ठीक है, और वो रिजिड होता है, वो फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, उसका फोकल लेंथ जो है फिक्स होता है। ठीक, जबकि यहाँ पर क्या चीज़ है, ये मसल से बना होता है। जो ये वाला लेंस है ह्यूमन आई का जो लेंस है वो मसल से बना होता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल भी है। इसको एलोंगेट भी कर सकते हैं, यानी पतला भी कर सकते हैं, इसको कंप्रेस करके मोटा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती है, इसीलिए इसमें अकोमोडेशन पावर ज़्यादा होती है हमारी आंख का जो लेंस है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को जितने डिस्टेंस पर रखेंगे उसके डिस्टेंस को चेंज करते जाएंगे, फिर भी जो
इमेज होगा, ऑब्जेक्ट है, वो रेटिना पर बनेगा। दिस इज ड्यू टू द अकोमोडेशन पावर। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिए।